बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा, तुम अगरचे अपने मुल्क की पुलिस को भी मतलूब हो और धर्म के ठेकेदारों को भी, लेकिन मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे एतमाद को ठेस नहीं लगने दूंगा। कहो क्या मामला है? इसने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। देशमुख को जानते हो? राजस्थान का MP। मैंने कहा, इस हरामी को कौन नहीं जानता? पांडे ने जवाब दिया, चंद रोज पहले मैंने इसे यहाँ देखा था, रवि नामी एक मुकामी गुंडे के साथ, लेकिन एक रोज अखबार में पढ़ा कि रवि एक झड़प में मारा गया है। देशमुख भी इसके बाद नजर नहीं आया, शायद इंडिया भाग गया होगा। मैंने इसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश भी नहीं की। दरअसल मैं हर इस शख्स से दूर रहने की कोशिश करता हूँ जिसका तल्लुक राजस्थान से हो। लेकिन तुम इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? वो इंडिया फरार नहीं हुआ, काठमांडू ही में है। मैंने जवाब दिया, मैं इसी का पीछा करता हुआ यहाँ आया हूँ। इसने मेरी एक दोस्त को हरिद्वार में कत्ल कर दिया था और दूसरी दोस्त को अगवा करके यहाँ ले आया था, जिसे मैंने इसके शिकंजे से छुड़ा लिया, लेकिन देशमुख गायब हो गया। इससे अभी मुझे कुछ हिसाब करना है, इसलिए अब भी मैं इसकी तलाश में हूँ और यहाँ की पुलिस भी इसे ढूंढ रही है, क्योंकि देशमुख ने काठमांडू आते ही अपना खाता खोल लिया था। इसके हिसाब में कम से कम 4 अफराद का कत्ल है। पुलिस को इससे निमटने दो। पांडे ने कहा, तुमने अपनी दोस्त को इसके शिकंजे से छुड़ा लिया, यही गनीमत है। बेहतर है कि अब इससे दूर ही रहो। नागपाल के बारे में क्या जानते हो? मैंने इसके चेहरे पर नजरें जमा दी। हिम्मत सिंह, इसने मुझे घूरा। मालूम होता है यहाँ आकर तुमने कुछ ज्यादा ही हाथ पैर फैला लिए हैं। जानते हो नागपाल कौन है? एक जहरीला सांप। मैंने जवाब दिया, मारे आस्तीन इस धरती ने इसे जन्म दिया, इसे पाला, इसे जिंदगी दी, इज्जत दी, दौलत दी, और वो अपनी इस धरती माँ को क्या सिला दे रहा है? धरती तो माँ समान होती है पांडे, और वो नागपाल गैरों के हाथ अपनी इस माँ का सौदा कर रहा है। मैं एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर इसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बात जारी रखी। तुमने भारत की सरजमीन पर जन्म लिया और तुम इससे इनकार नहीं करोगे कि इस सरजमीन ने तुम्हें बहुत कुछ दिया था। तुम एक जुर्म करके वहाँ से भाग आए, लेकिन तुम अपने वतन की मिट्टी को तो नहीं भूल सकते। तुम्हारी जड़ें तो अब भी इसी मिट्टी में हैं। तुमने अपने ऐशो आराम और दौलत हासिल करने के लिए एक जुर्म तो किया, लेकिन तुम इस धरती का सौदा तो नहीं कर सकते, क्योंकि तुम अब भी इस मिट्टी से जुड़े हुए हो। लेकिन ये नागपाल, ये तो वाकई आस्तीन का सांप है, जिसमें बेपनाह जहर भरा हुआ है। ये दुश्मनों के हाथ अपनी ही मां का सौदा कर रहा है। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर इसे नागपाल के बारे में वो सब कुछ बताने लगा जो अब तक मुझे मालूम हुआ था। और ये देशमुख भी आजकल इसी के पास है। ये लोग नहायत घिनौने मंसूबे पर काम कर रहे हैं। क्या तुम्हारे ख्याल में इन्हें आजाद छोड़ देना चाहिए? मैंने एक जुर्म जरूर किया है, लेकिन अपने वतन की मिट्टी से नाता नहीं तोड़ा। पांडे ने जवाब दिया, देशमुख को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो गुंडागर्दी और बदमाशी की ताकत पर MP बना था। इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा दौलत समेटना था, और वो MP के रुतबे की परवाह किए बगैर ऐसी घिनौनी हरकतें करता रहा। दौलत के हसूल के लिए तो आदमी कुछ भी कर सकता है, लेकिन धरती माँ का सौदा, मैं तो इसका तस्वर भी नहीं कर सकता। ऐसे बेजमीर शख्स को तो जिंदा जमीन में गाड़ देना चाहिए। मैं गहरी नजरों से पांडे के चेहरे के तासरात का जायजा ले रहा था। इसके बारे में मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला था। इसने काली के मंदिर की दौलत जरूर लूटी थी, लेकिन वो अपनी धरती का गद्दार नहीं था। मैं देर तक इससे नागपाल और देशमुख के बारे में बातें करता रहा। ठीक है, इसने गहरा सांस लेते हुए कहा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा और मुझसे जो कुछ हो सकेगा करूंगा। वैसे तुम्हारे पास कोई प्लान है? हाँ, मैंने असबाद में सर हिला दिया। तुम डकैती और कत्ल जैसे संगीन जुर्म के बाद इंडिया से फरार होकर आए हो, और देशमुख और नागपाल को ऐसे ही आदमियों की जरूरत है। क्या मतलब? पांडे ने मुझे घूरा। इन दोनों तक पहुंचने का सिर्फ यही एक तरीका है, मैंने कहा, और फिर इसे अपना मंसूबा समझाने लगा। अच्छा आइडिया है, वो बोला। अगर इन्हें शुबा हो गया तो मेरी जान भी जा सकती है, लेकिन अब मुझे इसकी परवाह नहीं होगी। मैं 1-2 दिन बाद तुमसे राब्ता कायम करूंगा, लेकिन कहाँ और कैसे? मैं जिन लोगों के साथ रह रहा हूँ, इन्हें इस मामले में मुलव्वस नहीं करना चाहता। तुम मुझे अपना फोन नंबर दो, मैं वक्तन फवक्तन तुमसे राब्ता करता रहूंगा। वैसे अगर कोई इमरजेंसी हो तो तुम सोमबा को इतला दे सकते हो। मैंने कहा, सोमबा? वो टैडी बदमाश? पांडे बोला, हाँ वही। वो भी मैं इसे जानता हूँ। पांडे ने मेरी बात काट दी। मेरा इन लोगों से अगरचे कभी कोई राब्ता नहीं रहा, लेकिन ऐसे लोगों के बारे में मेरी मालूमात रखता हूँ। ऐसे 2-4 आदमी मेरे पास भी हैं जो किसी मुश्किल वक्त में मेरे काम आ सकते हैं। तो ठीक है पांडे जी, मैंने कहा, अब हम
मिलकर इन शैतानी कुव्वतों का मुकाबला करेंगे। पांडे ने बड़ी गर्मजोशी से मुझसे हाथ मिलाया और हम दोनों जब अपनी जगह से उठे तो मेरी नजरें बेइख्तियार कॉफी शॉप की खिड़की की तरफ उठ गईं। वो टेबल खाली थी, बिमला वगैरह में से कोई भी नजर नहीं आ रही थी। वो तीनों कहाँ चली गई? मैंने सवालिया निगाहों से पांडे की तरफ देखा। वो बैठे बैठे बोर हो गई होंगी और मेरा ख्याल है कि अब वो हमें नाइट क्लब में मिलेंगी। आओ देखते हैं, पांडे ने कहा। कॉफी शॉप वाले हाल से गुजरते हुए पांडे ने कॉफी का बिल अदा कर दिया और फिर लॉबी में से होकर हम नाइट क्लब की तरफ आ गए। नाइट क्लब की मस्तियां अरूज पर थीं। एक नीम उरिया रकासा मौसीकी की तेज धुनों पर मेजों के दरमियान थिरक रही थी। पांडे का ख्याल दुरुस्त निकला था। वो तीनों भी एक मेज पर बैठी लुत्फ अंदोज हो रही थी। इस वक्त 12 बज चुके थे। हमें देखकर बिमला वगैरह उठकर हमारी तरफ आने लगी। ये लड़की कौन है? मैंने पांडे से पूछा। मेरा इशारा मधुबाला की तरफ था। ये यहाँ के एक ताकतवर शख्स की बेटी है। इससे मुलाकात की तफसील खासी तवील है, फिर किसी वक्त बताऊंगा, पांडे ने जवाब दिया। वो तीनों हमारे करीब आ गईं। मधुबाला ने पांडे का हाथ पकड़ लिया और हम सब लोग लॉबी से होते हुए बाहर आ गए। पार्किंग में पांडे की कार देखकर मुझे ज्यादा हैरत नहीं हुई थी। इसके पास दौलत की कमी नहीं थी और ऐसी कीमती कार तो अब इसके लिए बहुत मामूली चीज थी। वो दोनों हमसे हाथ मिलाकर अपनी कार में बैठ गए। मैं बिमला और मायामती के साथ पार्किंग के दूसरे सिरे पर खड़ी अपनी किराए की कार की तरफ बढ़ गया। इस वक्त हमने यही तय पाया था कि मायामती रात हमारे साथ रहेगी और सुबह वहीं से अपनी ड्यूटी पर चली जाएगी। मायामती की वजह से इस रात हम देर तक जागते रहे। ज्यादातर शोभा के बारे में बातें होती रही थी। मायामती के ख्याल में शोभा को 10-15 दिन में मजीद अस्पताल में रहना पड़ेगा। मायामती सुबह सवेरे ही अस्पताल चली गई। मैं अपने कमरे में देर तक सोया रहा। 11 बजे के करीब मेरी आंख खुली तो बिमला हस्बे मामूल पलंग पर मेरे पैरों की तरफ आड़ी तिरछी पड़ी सो रही थी। 3 रोज गुजर गए। इस दौरान कोई गैर मामूली वाकया पेश नहीं आया। चौथे रोज सुबह इस अस्पताल में इंस्पेक्टर आजम से मुलाकात हो गई। इसने एक दिलचस्प इंकशाफ किया। एक ऐसा आदमी हमारी नजरों में आ गया है जिसके जरिए हम देशमुख तक पहुंच सकते हैं, इसने बताया। कौन? मैंने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। वो एक साबिक इंडियन पुलिस ऑफिसर विनोद पांडे है, आजम खान ने जवाब दिया। इसका ताल्लुक राजस्थान से है। कई साल पहले वो सारसका की पहाड़ियों में काली के मंदिर से दौलत लूट कर भागा था और 2-3 आदमी भी इसके हाथों मारे गए थे। कल रात इसे काल दरा के इलाके में एक ऐसी इमारत में दाखिल होते देखा गया है जो नागपाल की मलकियत है। बरेंद्रा के आदमी कई रोज से इस इमारत की निगरानी कर रहे हैं। बरेंद्रा को अपने एक आदमी से जैसे ही पांडे के बारे में इतला मिली, इसने पांडे की निगरानी का भी हुक्म दे दिया। लेकिन इस इमारत से निकलने के बाद पांडे किसी छल्लावे की तरह गायब हो गया। इसे भी शायद अपनी निगरानी का शुबा हो गया था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। इंस्पेक्टर पांडे का पुलिस की नजरों में आ जाना कोई अच्छी बात नहीं थी। मैंने देशमुख और नाग पांडे पर पांडे के जरिए हाथ डालने का जो मंसूबा बनाया था, इसमें गड़बड़ हो सकती थी, लेकिन ये भी अच्छी बात थी कि पांडे को अपनी निगरानी का पता चल गया था और वो पुलिस वालों को चकमा देकर गायब हो गया था। आजम खान के जाने के थोड़ी ही देर बाद मैं भी बिमला को शोभा के पास छोड़कर अस्पताल से निकल आया और इसके तकरीबन 1 घंटे बाद मेरी कार शहर के शुमाली इलाके में वाक़या टांगसेल दरबार के करीब से होती हुई बोधनाथ की तरफ जाने वाली सड़क पर दौड़ रही थी। मुझे पहली मर्तबा शहर से बाहर निकलने का मौका मिला था और इसमें शुबा नहीं कि मीलों दूर तक फैली हुई काठमांडू वैली बेहद हसीन थी। जिस तरह नेपाल कुदरती हुस्न से माला माल है, इस तरह इसकी तारीख भी खासी दिलचस्प है। दुनिया की बुलंद तरीन पहाड़ी चोटियां रखने वाला ये मुल्क सदियों तक दुनिया की निगाहों से ओझल रहा। इसकी जदीद तारीख का आगाज इस वक्त से शुरू होता है जब 1769 में हिंदुस्तान के मुसलमान हुक्मरानों ने शुमाली हिंद के राजपूतों को इन पहाड़ों में धकेल दिया था। एक गोरखा सरदार ने कबायलियों को जमा करके इन्हें हुकूमत कायम कर ली और इस तरह यहाँ शाह खानदान के दौर का आगाज हुआ। इस खानदान ने 125 साल तक यहाँ हुकूमत की और बिल आखिर 1950 में एक इनकलाब के बाद यहाँ जमहूरियत मार्ज वजूद में आ गई और शाह महेंद्रा को नेपाल का आईनी बादशाह तस्लीम कर लिया गया। इनकलाब से पहले 125 साल की तारीख इस लिहाज से दिलचस्प है कि यहाँ राणा खानदान ही बरसरे इक्तदार रहे। हुक्मरान तबका तो बहुत दौलतमंद, मजबूत और ताकतवर था, लेकिन अवाम ज़बूं हाली का शिकार थे। अवाम की अक्सरियत के पास न तान ढांपने को कपड़े थे, न पेट भरने को खाना। जुल्म तशद्दुद से कभी इन्हें सर उठाने का मौका नहीं दिया गया। हकूक का मुतालबा करने वालों को सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया जाता। जिंदगी की तमाम सहूलतें
सहूलतों और अय्याशियों हुक्मरान तबके के लिए मखसूस थी। वजारत उज़्मा का ओहदा एक क्लास राना के लिए मखसूस होता था। राजा की पहली और खानदानी बीवी का बेटा ए क्लास राना कहलाता था। दूसरी बीवियों से होने वाले बेटे बी क्लास में आते थे, जबकि दाश्ताओं से होने वाले औलाद को सी क्लास समझा जाता था। इन्हें किसी किस्म की मुराद हासिल नहीं थी। ताहम इस तीसरे दर्जे से तल्लक रखने वाले मर्द अपनी मेहनत और जहानत से फौज में ज्यादा से ज्यादा कर्नल के ओहदे तक पहुंच सकते थे, जबकि ए क्लास के तल्लक रखने वाले मर्दों को बराह रास्त जनरल के ओहदे पर तैनात किया जाता था। दिलचस्पी की बात यह थी कि हुक्मरान न सिर्फ कई शादियां करते थे, बल्कि लातादाद दाश्ताओं से भी दिल बहलाते थे। इनकी औलाद भी इसी हिसाब से होती थी। राना जंग बहादुर की औलाद की तादाद 100 से 20 ज्यादा थी। रानाओं की औलाद की इस सूरत हाल ने भी आम लोगों पर मायूसी तारी कर रखी थी। इतने लातादाद रानाओं के होते हुए आम आदमी को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिल सकता था। हुक्मरानों की इन जायज और नाजायज औलादों को हुकूमत के आला ओहदों पर तैनात किया जाता था। 1948 में एक ऐसा शख्स अदलिया का चीफ जस्टिस था जिसने स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी थी और अपना नाम लिखना भी नहीं जानता था। और इस जमाने में फौज का कमांडर इन चीफ भी एक ऐसा ही शख्स था जो ये भी नहीं जानता था कि फौज की ट्रेनिंग क्या होती है। नेपाल में अक्सरियत गोरखों की है। 20% आबादी बुद्ध के पैरोकारों पर मुश्तमिल है। ये लोग ज्यादातर शहरों से दूर छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं और कसम पुरसी का शिकार हैं। धर्म के लिहाज से यहाँ हिंदुइज्म का गलबा है और हिंदुस्तान की बनिया कौम इस सूरत हाल से खूब फायदा उठा रही है। नेपाल के कानून में एक इंसान के कातिल को तो माफी मिल सकती है, लेकिन गाय की हत्या करने वाले को मौत की सजा दी जाती है। इसके लिए माफी या कैद की सजा का सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ बंदरों और हाथियों की भी बहुतात है। हाथियों की अफजाइश नस्ल के लिए तो बाकायदा नेशनल पार्क कायम किए गए हैं और इन्हें भी पूरा तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है, जबकि बंदरों को भी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। मैं यही सब कुछ सोचता हुआ बड़ी एहतियात से कार चला रहा था, क्योंकि इस इलाके में बंदरों की कुछ ज्यादा ही बहुतात थी। वो दरख्तों पर उछलते कूदते एक दूसरे के पीछे दौड़ते हुए बार बार सड़क पर आ रहे थे। पहाड़ी पर वो स्टूपा दूर से ही नजर आ गया जिसकी पांडे ने निशानदही की थी। इस पहाड़ी के करीब से गुजरकर मैंने कार को बाएं तरफ एक और सड़क पर मोड़ दिया। ये तंग सी सड़क बदतरीज नशीब की तरफ चली गई थी। एक जगह मैंने कार रोक ली। वहाँ से बाएं तरफ एक तंग सा रास्ता एक सरसब्ज टीले की तरफ चला गया था, जहाँ वो हवेली नुमा मकान दूर ही से नजर आ रहा था। मैंने फाटक के सामने गाड़ी रोककर हार्न बजाया तो थोड़ी ही देर बाद एक उदेड़ उम्र नेपाली औरत ने गेट का छोटा दरवाजा खोलकर बाहर झांका। मैंने इसे अपने बारे में बताया तो वो मुझे वहीं रुकने का इशारा करके अंदर चली गई। इसकी वापसी तकरीबन 5 मिनट बाद हुई थी। इसने गेट खोल दिया। मैंने गाड़ी अंदर ले जाकर रोक ली। मैं बहुत बड़ी और बहुत शानदार हवेली थी। फाटक से आगे तकरीबन 2 एकड़ पर मुश्तमिल लान था, जिसमें हौज भी था और इसमें फवारा भी लगा हुआ था। लान के आखिर में वो शानदार इमारत थी जिसके पोर्च में पांडे की कार खड़ी थी। ऐसी हवेलियां मैंने जयपुर में देखी थी। पांडे भी राजस्थान ही का रहने वाला था। इसने भी ऐसी बहुत सी हवेलियां देखी होंगी और किसी ऐसी हवेली में रहने के ख्वाब भी देखे होंगे और अपने को इन ख्वाबों की ताबीर इसे नेपाल में मिली थी। नेपाली औरत ने इमारत के पिछली तरफ इशारा कर दिया। मैं इमारत के पहलू से गुजरता हुआ पिछली तरफ पहुंचा तो ठिठक कर रुक गया। इस तरफ भी बहुत बड़ा सरसब्ज लान था जिसके वस्त में स्विमिंग पूल था। पांडे पूल से निकलकर बदन पर एक बड़ा सा तौलिया लपेट रहा था। इससे चंद कदम के फासले पर घास पर मधुबाला पुश्त के बल लेटी हुई थी। इसके जिस्म पर 2 निहायत मुख्तसर से चीथड़े थे और मेरा ख्याल है कि वो कुछ देर पहले ही तालाब से निकलकर वहां लेटी थी। इसके बदन पर पानी के कतरे मोतियों की तरह चमक रहे थे। मुझे देखकर भी इसने वहां से उठने या अपने बदन पर तौलिया लपेटने की कोशिश नहीं की। इसके बरक्स इसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई थी। पांडे ने बड़ी गर्मजोशी से मुझसे हाथ मिलाया। मैं इसे लेता हुआ वहां से कुछ दूर चला गया, जहां बांस की खिचियों की एक मेज और चंद कुर्सियां पड़ी हुई थी। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे खुशी हुई, पांडे ने कहा, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ तुम्हारी आमद बिला वजह नहीं हो सकती। जरूर कोई खास बात है। हाँ, यही समझ लो, मैंने जवाब दिया और इधर उधर देखने लगा। इमारत का एक दरवाजा इस तरफ भी था जिसके सामने कशादा बरामदा था। कल रात, मैंने दोबारा पांडे की तरफ देखते हुए कहा, कल रात तुम काल दरा गए थे, शायद देशमुख से मिलने के लिए। ओह, पांडे उछल पड़ा। तुम्हें कैसे पता चला? इसने चुभती हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। पहले मैं तुमसे कुछ सुनना चाहूंगा, मैंने कहा। कल रात देशमुख से मेरी मुलाकात हो गई थी, पांडे ने जवाब दिया। जिस रात रत्ना होटल में तुमसे मुलाकात
मुलाकात हुई थी, इससे अगले ही रोज मैंने देशमुख से मुलाकात की कोशिश शुरू कर दी थी। मेरा पैगाम तो इसी रोज इस तक पहुंच गया था, लेकिन मुलाकात से पहले वो मेरे बारे में तसल्ली कर लेना चाहता था। और जब इसे यकीन हो गया कि मैं वही पांडे हूँ जो हिंदुस्तान भर के पुजारियों, पंडितों और पुलिस को मतलूब है, तो इसने मुझे मुलाकात के लिए बुलाया था। मैंने भी इसे एक मनगढ़ंत कहानी सुना दी कि यहाँ भी मैं अपने आप को महफूज नहीं समझता। कुछ लोग यहाँ भी मुझे तलाश कर रहे हैं और मुझे खतरे से बचने के लिए इसकी मदद और तावन की जरूरत है। दरअसल मैं इसकी हमदर्दियाँ हासिल करके इसे इस हसार से बाहर निकालना चाहता हूँ जो नागपाल ने इसके गिर्द कायम कर रखा है, और वो हसार बहुत मजबूत है। इसे तोड़ना मुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर है। मैं कोशिश करूंगा कि 2-4 रोज में इसे बाहर ला सकूं, लेकिन तुम्हें बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। मैंने जवाब दिया, ये सारी बातें तुमसे टेलीफोन पर भी हो सकती थी, लेकिन तुम्हें खतरात से आगाह करने के लिए मैंने खुद यहाँ आना जरूरी समझा। मैंने सारी जिंदगी पुलिस में गुजारी है और मैं इस किस्म के खतरात से बखूबी आगाह हूँ, पांडे ने कहा और बरामदे की तरफ देखने लगा। मेरी नजरें भी इसी तरफ उठ गईं। नेपाली मुलाजमा एक ट्रे उठाए इसी तरफ चली आ रही थी, जिसमें लेमन के 3 गिलास रखे हुए थे। इसने ट्रे हमारे सामने मेज पर रख दी। मधुबाला का गिलास वहीं ले जाकर दे दो, पांडे ने इशारा किया। नेपाली मुलाजमा ने एक गिलास उठा लिया और मधुबाला की तरफ चली गई। मैं इस खतरे की बात नहीं कर रहा जो तुम समझ रहे हो, मैंने गिलास उठाकर एक चुस्की लेते हुए कहा। तो फिर इसने उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। अचानक ही मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा। मैं इसे पुलिस के खतरे से आगाह करने आया था, लेकिन इस वक्त बरकी कोंदे की तरह ये ख्याल आया था कि अगर मैंने इसे पुलिस के खतरे से आगाह कर दिया तो शायद वो कोई बहाना करके पीछे हट जाए। और अब जब कि वो देशमुख तक पहुंच चुका था तो मैं नहीं चाहता था कि कोई और गड़बड़ हो जाए। किस खतरे की बात कर रहे हो? इसने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए अपना सवाल दोहराया। वो बात ये है कि मैंने एक लम्हे की खामोशी के बाद कहा, देशमुख को तुम भी अच्छी तरह जानते हो। वो दौलत का पुजारी है। दौलत हासिल करने के लिए इसने क्या कुछ नहीं किया और क्या कुछ नहीं कर रहा। मेरी दोस्त शोभा जयपुर में बड़े सुकून की जिंदगी गुजार रही थी। शहर के वस्त में इसका एक बहुत बड़ा खाली प्लाट भी था और देशमुख वो प्लाट हथियाना चाहता था। मैंने मुख्तसर तौर पर इसे शोभा के बारे में बताया और बात जारी रखते हुए कहा, तुमने अपने बारे में इसे सब कुछ बता दिया है। ये बात इसके इल्म में आ गई है कि तुम काली के मंदिर से करोड़ों की दौलत लूट कर भागे हुए हो और देशमुख इस दौलत को हासिल करने के लिए सब कुछ कर सकता है। मेरा मतलब है, मैं तुम्हारा मतलब समझ रहा हूँ, इसने कहा, लेकिन मैं भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेला हूँ। पुलिस में मेरी सारी जिंदगी इन जैसे हरामियों से निबटते हुए गुजरी है। तुम इत्मीनान रखो, मेरे खिलाफ ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकेगा। एक बात और, मैंने कहा, यहाँ की पुलिस भी इसके पीछे लगी हुई है। तुम्हें बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि तुम भी पुलिस की नजरों में आ जाओ। मुझे इस बात का भी एहसास है, पांडे ने जवाब दिया। गुज़श्ता रात मैं देशमुख से मिलने के लिए ही कालदरा की इस बिल्डिंग में गया था। 2 घंटों बाद बाहर निकला तो मुझे फौरन ही एहसास हो गया कि एक आदमी मेरी निगरानी कर रहा है। मेरे ख्याल में वो पुलिस ही का आदमी था, लेकिन मैं इसे चकमा देकर निकल जाने में कामयाब हो गया। तुम्हें कैसे पता चला कि गुज़श्ता रात में वहाँ गया था? मैं भी सोमबा के आदमियों के जरिए इस इमारत की निगरानी करवा रहा हूँ। मेरे जहन में फौरन ही ये बात आ गई। मुझे रात ही को ये इतला मिल गई थी। इस वक्त तो मैं इसीलिए यहाँ चला आया हूँ कि तुमसे कुछ गपशप हो जाएगी और मैं तुम्हारी ये हवेली भी देख लूंगा। बहुत अच्छा किया, पांडे ने अपना गिलास का आखिरी घूंट भरते हुए कहा। आओ तुम्हें हवेली दिखाऊं। मैंने किसी ऐसी हवेली के बड़े ख्वाब देखे थे, लेकिन पुलिस की नौकरी में रहते हुए तो मैं सिर्फ ख्वाब ही देख सकता था। और काली देवी ने तुम्हारे ख्वाबों को ताबीर दे दी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हम दोनों लान से उठकर इमारत में आ गए। पांडे घूम फिर कर हवेली दिखाने लगा। कई कमरे थे, सिर्फ चंद कमरे ऐसे थे जिन्हें साजो सामान से आरास्ता किया गया था। बाकी कमरे खाली थे। ऊपर भी कई कमरे थे, वहाँ भी चंद कमरे आरास्ता थे और बाकी खाली थे। हवेली के ऊपर बाज कमरे ऐसे थे इनकी खिड़कियों से वादी में दूर दूर तक देखा जा सकता था। ये हवेली मुझे बहुत सस्ती मिल गई थी, सिर्फ 5 लाख में, पांडे बता रहा था और इस पर मुझे बड़ी हैरत हुई थी। इतनी बड़ी हवेली सिर्फ 5 लाख रुपए में? ये हवेली तकरीबन 30 साल से वीरान पड़ी थी, पांडे कह रहा था, और मशहूर था कि यहाँ आसेब ने डेरा जमा रखा है। लोगों के बयान के मुताबिक यहाँ कुछ पुरअसरार वाकयात भी रूनमा हुए थे। रात को यहाँ से रोने, बैन करने और चीखों की आवाजें सुनाई देती। लोग दिन के वक्त भी इस तरफ से गुजरते हुए डरते थे। जब मैंने इस हवेली को खरीदने का फैसला किया तो मेरे जानने वालों ने बहुत कोशिश की कि मैं अपना इरादा बदल दूं। मुख्तलिफ पुरअसरार वाकयात
वाकयात का हवाला देकर मुझे डराया गया, लेकिन मैंने अपना फैसला नहीं बदला और 5 लाख में इसका सौदा करके 2-2.5 लाख रुपए ऊपर लगा दिए। यहाँ काम के दौरान कुछ ऐसे अजीब इंकशाफ हुए कि अगर इस हवेली के पहले मालिक को पता चल जाए तो इसे खाली कराने के लिए शायद वो मुझ पर मुकदमा कर दे। कैसे इंकशाफात? मैंने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।